एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू यू और द ब्लेड लर्नर। आज की जो वीडियो है वो पार्ट सेकंड होने वाली है इंपॉर्टेंट सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस के ऊपर। हमने ऑलरेडी एक पार्ट लिया था जिसमें चैप्टर 1 और चैप्टर 2 के इंपॉर्टेंट सोर्सेज को उसमें डिस्कस किया था। इस वीडियो में चैप्टर 3 के सोर्सेज को हम लोग डिस्कस करेंगे। वीडियो बहुत शॉर्ट होने वाली है क्योंकि हम लोग इसको पार्ट वाइज बनाने वाले हैं ताकि आप पूरी की पूरी वीडियो को देख सकें। बाकी जस्ट टू इन्फॉर्म यू, इससे पहले हमने इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी के ऊपर, इंपॉर्टेंट मैप्स के ऊपर एंड इंपॉर्टेंट डेट्स और टाइमलाइंस के ऊपर भी वीडियो बनाई है, तो डू चेक आउट दोज वीडियोस टू। उनका भी लिंक हम लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। नाउ विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड विद द फर्स्ट सोर्स ऑफ दिस थर्ड चैप्टर। जो भी बच्चे हिंदी मीडियम के हैं उनके लिए पहले से ही उनको इत्तला कर दे कि उनके लिए अलग से एक वीडियो लाई जाएगी। अब हम लोग कोई भी बाइलिंगुअल कंटेंट एक ही वीडियो में नहीं बनाएंगे, इससे एक तो लेंथ बढ़ जाती है एंड ऊपर से हिंदी मीडियम के बच्चे अगर कुछ भी अंग्रेजी की चीज़ डिस्कस की जाती है तो थोड़े से अनकंफर्टेबल होते हैं। तो फॉर देम वी हैव रियलाइज्ड कि हमें एक सेपरेट कंटेंट ही बनाना चाहिए। तो डोंट वरी, वी विल मेक अ सेपरेट कंटेंट ओवर दैट। नाउ हियर इज अ एग्जर्प्ट फ्रॉम अ मंत्रा ऑफ ऋग्वेद। ऋग्वेद के एक मंत्र का एग्जर्प्ट है जो कि शायद 1000 BC के अराउंड डाला गया होगा। ये जो सी डॉट है ना, इसका मतलब क्या होता है? सिर का। सिर का मतलब इफ यू आर नॉट श्योर अबाउट द डेट तो हम लोग अराउंड में बोलते हैं, तो सिर का मीन्स अराउंड। टू बी चैंटेड बाय द प्रीस्ट। ये जो मंत्र है वो पुजारियों द्वारा चैंट किया जाता है, इसका उच्चारण किया जाता है शादियों के समय। एंड इट इज स्टिल बीइंग यूज्ड टू वेडिंग्स इवन टुडे। आज भी बहुत सारे वेडिंग्स में इसका इस्तेमाल किया जाता है। मंत्र क्या है? आई फ्री हर फ्रॉम हेयर, कि मैं उसे यहाँ से मुक्त करता हूँ, बट नॉट फ्रॉम देयर, लेकिन वहाँ से नहीं। आई हैव बाउंड हर फर्मली देयर, मैंने उसे वहाँ बांध दिया है। सो दैट थ्रू द ग्रेस ऑफ इंद्र, ताकि इंद्र की कृपा से शी विल हैव फाइन सन्स, उनके बढ़िया पुत्र हो, एंड बी फॉर्चुनेट इन हर हस्बैंड लव, कि उसे अपने हस्बैंड का लव लगातार मिलता है। सो दिस इज द मंत्र हेयर। एंड इंद्रा वॉज एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, ये मंत्र नहीं है, ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। Indra was one of the principal deities, a god of valor, warfare, rain। वो बहुत बड़े डेटी थे, मुख्य देवता माने जाते थे। एंड हेयर और देयर से हमारा मतलब है, हेयर मतलब फादर्स प्लेस, लड़की के पिता की जगह, एंड देयर मतलब उसके हस्बैंड की जगह। मतलब हेयर मतलब उनका पीरियड और देयर मतलब उनका ससुराल। सो दिस वॉज ऑल इन दैट एग्जर्प्ट। आप इस एग्जर्प्ट को एक बार बढ़िया से पढ़ लें एंड हो सके तो आप पॉज करके भी देख सकते हैं। नाउ वी विल मूव ऑन टू द फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज अ वैदिक डेटी। कि यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए गए, आपको बताना है कि कौन इन चारों में से एक वैदिक डेटी थे, एक वैदिक देवी या देवता थे। इंद्र, सोम, वरुण या ऑल ऑफ द एबव। इन तीनों में से कौन एक वैदिक डेटी थे? वैदिक डेटी मतलब ऋग्वेदिक एज और लेटर वैदिक एज, इन दोनों ही पीरियड में जो पूजे जाते थे, नॉट ओनली ऋग्वेदिक पीरियड में। तो हमने देखा था कि इस पूरे वैदिक पीरियड में तीनों ही देवताओं को पूजा जाता था, इंद्र, सोम, वरुण और, तो आवर आंसर विल बी ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द एबव। इंद्र, सोम, वरुण, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटीज से अगर हम बात करें हमारे वैदिक एज की तो। एंड इसके अलावा एक अग्नि थे, अग्नि वॉज ऑल्सो वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए थे क्योंकि सैक्रिफाइसेस के समय इनको इवोक किया जाता था, इनका आह्वान किया जाता था। देन द रेफरेंस ऑफ फाइन सन्स इन दिस एग्जर्प्ट इंडिकेट्स टुवर्ड्स विच ऑफ द फॉलोइंग प्रैक्टिस। यहाँ पे इस एग्जर्प्ट में हमने देखा है कि फाइन सन नाम का एक टर्म यूज किया गया है। वो किस प्रैक्टिस की तरफ संकेत देता है, इंडिकेट करता है? पैट्रिमोनी, पैट्रोलिनी, मैट्रोलिनी या मेट्रोनॉमिक्स। पैट्रिमोनी, पैट्रोलिनी, मैट्रिलिनी या मेट्रोनॉमिक्स। टू अटेम्प्ट दिस आंसर आपको इन चारों ही टर्म्स का मतलब पता होना चाहिए। अगर आपको इन चारों टर्म्स के मतलब नहीं पता है तो डू चेक आउट द वन शॉर्ट वीडियो विच वी हैव मेड ऑन दिस चैप्टर। उसमें हमने इन चारों ही टर्म्स को बहुत बढ़िया से एक्सप्लेन किया है। एंड टू गेट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, सबसे पहले पैट्रिमोनी के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। पैट्रिमोनी मीन्स अगर पैटर्नल रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो सब पैटर्नल रिसोर्सेज का बस डिस्ट्रीब्यूशन, डज नॉट मैटर कि वो बेटों में हो रहा है या बेटियों में हो रहा है। तो पैट्रिमोनी मीन्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पैटर्नल रिसोर्सेज, जो पुश्तैनी जायदाद है उसका बंटवारा। पैट्रिलिनी मीन्स पुश्तैनी जायदाद का बंटवारा हो रहा है बट बिटवीन द सन्स, ठीक है, जो जायदाद है वो केवल बेटों में बांटी जा रही है। मैट्रिलिनी मीन्स कि जो पुश्तैनी जायदाद है वो बेटियों, उसमें बेटियों को भी हिस्सा दिया जा रहा। देन मेट्रोनिमिक्स, मेट्रोनिमिक्स मतलब जब जो पुरुष है वो अपनी माता के गोत्र से अपना नाम लेते हैं। जैसे सतवाहनास का हमने एग्जांपल देखा था कि वो अपने नाम के आगे माता का गोत्र लगाते हैं, मतलब यूजिंग द नेम ऑफ दियर मदर्स गोत्र इन दियर नेम, मतलब अपने नामों में माता के गोत्र का इस्तेमाल करना। सो दैट इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑल दीज 4 टर्म्स। एंड इस फाइन सन से हमारा मतलब क्या है? किसी को पुत्र की प्राप्ति क्यों चाहिए? क्योंकि अगर वहाँ पे पैट्रोलिनी एक्टिव है, पैट्रोलिनी प्रेवलेंट है, पैट्रोलिनी के सिस्टम बहुत ज़्यादा प्रचलित है, इसीलिए तो लोग ये चाहते हैं ना कि हमारे पुत्र हो ताकि उनके बीच हमारे रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन हो सके। अगर हमारी पुत्रियाँ होंगी तो रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूट हो नहीं पाएंगे, वो हमारे भाइयों के पास चल जाएंगे, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द सिस्टम ऑफ पैट्रोलिनी ओनली सन्स वुड हैव द एक्सेस ऑफ रिसोर्सेज। अगर बेटों के बीच रिसोर्सेज को बांटा नहीं जाता है तो उनके भाइयों के बीच चली जाएगी। एंड इन द इंटेंस केस और रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस हमने देखा है कि महिलाएं
एक्वायर करती थी रिसोर्सेज, जैसा प्रभावती गुप्त का एग्जाम्पल हमने देखा। तो ऑब्वियसली पैट्रोलिनी सिस्टम प्रेवलेंट रहा होगा। ये जो फाइन सन वाला टर्म है वो पैट्रोलिनी की तरफ इंडिकेट करता है कि पैट्रोलिनी के सिस्टम उस जमाने में शायद प्रेवलेंट थी, इसीलिए इस मंत्र के थ्रू ये कहा जा रहा है कि आपको बढ़िया पुत्र प्राप्त हो ताकि आपके रिसोर्सेज आपकी लेगेसी को भी कैरी करें एंड इन फ्यूचर आपके रिसोर्सेज के बीच डिस्ट्रीब्यूशन भी सही से हो पाए। देन द गिवन मंत्र हैज बीन टेकन फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट। की जो मंत्र है वो किस टेक्स्ट से लिया गया है? क्या ये सामवेद से लिया गया है, क्या ये मनुस्मृति से लिया गया है, क्या ये ऋग्वेद से लिया गया, क्या ये यजुर्वेद से लिया गया? इस क्वेश्चन के अलावा आपको ये भी बताना है कि इन चारों में से कौन सा वेद है जिसमें काले जादू से रिलेटेड चीज है, ब्लैक मैजिक से रिलेटेड चीज डिस्कस करी गई। यस, ब्लैक मैजिक डज एग्जिस्ट अकॉर्डिंग टू वेदास, ब्लैक मैजिक डिस्कस किए गए हैं। तो इन चारों में से किस वेद में ब्लैक मैजिक डिस्कस किए गए? सामवेद, मनुस्मृति, ऋग्वेद, यजुर्वेद, इन चारों में से किस टेक्स्ट में? अब ये जो मंत्र है ये बेसिकली ऋग्वेद का है, तो इसका तो सीधा सीधा जवाब है, पैसेज में इसका जिक्र भी है, तो ऋग्वेद आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सोर्स, एज पर द सिस्टम ऑफ पैट्रोलिनी सिस्टम को हिंदी में कहते हैं पितृवंश। तो पितृवंश के सिस्टम के अनुसार, इस प्रथा के अनुसार, विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट, कौन सा कथन सही नहीं है? पहला, इट वाज फॉलोड बाय मोस्ट महाजनपद, जितने भी महाजनपद थे ज्यादातर जो है वो पैट्रोलिनी को फॉलो करते थे। देन अंडर दिस सिस्टम द पैटर्नल रिसोर्सेज वर डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग सन, की पैटर्नल रिसोर्स जो पुश्तैनी जायदाद होती थी वो बेटों में बांटी जाती थी, बेटों में डिस्ट्रीब्यूट की जाती थी। देन सी, द एंशिएंट किंगडम ऑफ इंडिया साउट महाभारत एज अ गाइड टू फॉलो पैट्रोलिनी, जो एंशिएंट किंगडम थे महाजनपदा के या एंशिएंट इंडिया के, उन्होंने महाभारत में देखा कि पैट्रोलिनी फॉलो की जा रही थी, तो एज अ गाइड के रूप में वहां से उन्होंने इंस्पायर्ड होकर खुद अपने यहाँ पे पैट्रोलिनी को लोग इंश्योर करवाया, पैट्रोलिनी सिस्टम लागू करवाया। सो इन चारों में से कौन सा कथन आपको लगता है, कौन सा ऑप्शन अप्रोप्रिएट लगता है? अगर ये तीनों ही कथन सही है देन आवर आंसर विल बी ऑप्शन डी। अगर इन तीनों में से कुछ भी आपको गलत लग रहा देन कमेंट अस इन द चैट बॉक्स, या अगर वीडियो अपलोड होने के बाद आप देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में बताएं। इट वाज फॉलोड बाय मोस्ट महाजनपदास, ये एकदम सही है, बहुत सारे महाजनपद इसको फॉलो करते थे। एंड पैट्रोलिनी में सन्स के बीच रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ये भी सही है। एंड एंशिएंट किंगडम्स ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग द महाजनपदास, उनको मोटिवेशन कहाँ से मिला, इंस्पिरेशन कहाँ से मिला पैट्रोलिनी सिस्टम को फॉलो करने का? तो बिकॉज ऑफ महाभारत। तो तीनों ही स्टेटमेंट सही है, कोई भी यहाँ पे गलत नहीं है। सो आवर आंसर विल बी नन ऑफ द एबव। अगर तीनों में से कोई गलत नहीं है तो ऑप्शन विल बी नन ऑफ द एबव। सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग वाज वन ऑफ द फ्यू वुमेन हु हेल्ड पावर इन एंशिएंट इंडिया? यहाँ पे हमने बात की थी कि अगर बेटा नहीं है किसी का तो उसके भाइयों में ज्यादा बढ़ जाएगी। अगर वो भी केस नहीं है तो इन द रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट केस महिलाओं के पास रिसोर्सेज आते थे, वो पावर होल्ड करती थी। तो इन चारों में से कौन सी महिला का जिक्र आपके किताब में है, इस चैप्टर में भी है, जिनके बारे में कहा गया है कि उन्होंने कभी किसी ज़माने में रिसोर्सेज हैंडल किया या पावर हेल्ड किया? तो क्या वो आम्रपाली है, क्या वो महामाया है, क्या ये प्रभावती गुप्त है, क्या नन ऑफ द अबव, या कोई और महिला होंगी? देन यू हैव टू चूज द आंसर डी। आम्रपाली, महामाया। आम्रपाली और महामाया दोनों ही बुद्धिस्ट एरा से जुड़ी हुई है। महामाया कहा जाता है कि बुद्धा की मदर का नाम था एंड आम्रपाली नगर वधु मानी जाती है, वैशाली की नगर वधु इनको बनाया गया था। बाद में बुद्धा आते हैं एंड इनका उद्धार करते हैं, इनको फिर बुद्धिज्म में शरण देते हैं। देन ये जो दोनों हैं इनका जिक्र कहीं पे हमने नहीं देखा है कि दे होल्डेड द पावर, दे हेल्ड द पावर, बट प्रभावती गुप्त के केस में हमने देखा था कि शी वॉज द गुप्ता प्रिंसेस एंड इनकी जब शादी होती है वकाटका किंगडम में तो बहुत कम समय में ही इनके हस्बैंड की डेथ हो जाती है एंड दियर सन्स, मतलब जो इनके लड़के थे प्रभावती गुप्त एंड इनके हस्बैंड के, बहुत छोटे थे टू बी द किंग। तो प्रभावती गुप्त उनके बिहाफ पे पूरी की पूरी किंगडम को, वकाटका किंगडम को रूल करती हैं। तो शी हेल्ड द पावर, तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट। नाउ एज पर दिस एग्जैम्पल विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कैन बी इन्फर्ड, कि इस पैसेज को पढ़ के किस चीज को आप इन्फर कर सकते हैं, क्या हम समझ सकते हैं? पहला, इंद्र वॉज इवोक्ड ड्यूरिंग द एंशिएंट मैरिज, की पुराने जमाने में इंद्र को इवोक किया जाता था, इंद्र को आवाहित किया जाता था शादियों के समय। देन ब्राइड वॉज ट्रीटेड एज अ सर्वेंट ऑफ ग्रूम, की ब्राइड जो है वो ग्रूम के सर्वेंट के तौर पे, मतलब नौकर के तौर पे ट्रीट की जाती थी। देन हस्बैंड्स लव वॉज वेरी रेयर फॉर अ गर्ल, की हस्बैंड्स जो हस्बैंड के मतलब पति का जो प्रेम है वो बहुत रेयर था, बहुत कम ही महिलाओं को मिलता था। या अगर इन तीनों में से कोई भी स्टेटमेंट इस पैसेज से आप इन्फर नहीं कर सकते हैं देन योर आंसर विल बी डी, नन ऑफ द एबव। तो सी के बारे में अगर बात की जाए, हस्बैंड्स लव वॉज वेरी रेयर फॉर अ गर्ल, तो यहाँ पे इस मंत्र में कहा गया कि आपको हस्बैंड का लव मिले, दैट डज नॉट मीन कि ये रेयर चीज़ थी। हम लोग ऐसे ही कहते हैं ना कि आप फ्लरिश हो, फले फूले, दैट डज नॉट मीन कि फ्लरिश होना या धनाढ़ होना या ग्रो करना एक बहुत मुश्किल चीज़ है, बहुत रेयर चीज़ है। तो ऑप्शन सी विल बी डिस्कार्डेड। देन ब्राइड वॉज ट्रीटेड एज अ सर्वेंट ऑफ ग्रूम, ऐसा तो कहीं नहीं कहा गया। ब्राइड जब फादर के यहाँ थी तब भी सर्वेंट के तौर पे तो नहीं ट्रीट की जाती थी, या ग्रूम के आ गई है तब भी तो सर्वेंट के तौर पे नहीं ट्रीट की जाएगी, बल्कि यहाँ पे क्या हो रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी को ट्रांसफर किया जा रहा। सो वी कैन से कि ब्राइड इज नाउ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ग्रूम इंस्टेड ऑफ सर्वेंट ऑफ ग्रूम। तो ऑप्शन बी भी हमारा डिस्कार्ड हो गया। देन इंद्र वॉज इवोक्ड, इवोक्ड मतलब उनको आवाहित किया जाता था, उनका
जिक्र किया जाता था। तो ऑब्वियसली ये जो मंत्र है ये मैरिज के दौरान मतलब रिसाइट किया जाता है, तो ऑब्वियसली इंद्र को भी इवोक किया ही जाता होगा एंशिएंट मैरिज में। तो ऑप्शन ए विल बी आवर आंसर। आप इस ऑप्शन ए में कंफ्यूज अगर है तो आप इस टर्म को देखिए, इंद्र वॉज इवोक्ड मतलब आवाहित किया जाता है। आवाहित करना मतलब क्या, जिक्र किया जाता है उनका, उनकी ब्लेसिंग्स ली जाती है। तो यहाँ पे इंद्र की ब्लेसिंग्स तो ली जा रही है ना, कि वो कह रहा है कि इंद्र के ग्रेस से तुम्हें अच्छे पुत्र की प्राप्ति हो, तुम्हें हस्बैंड का जो लव है वो मिल सके, एंड तुम्हारी जो कपल लाइफ है वो बढ़िया से गुजर सके। सो इंद्र वॉज इवोक्ड ड्यूरिंग द एंशिएंट मैरिज। दिस स्टेटमेंट विल बी करेक्ट। नाउ मूव टू द नेक्स्ट सोर्स, जो कि अगेन आपके थर्ड चैप्टर का ही है। Read the given source carefully and answer the following questions. This is an excerpt from आदि पर्व। आदि पर्व हमारा पहला सेक्शन है महाभारत का। इसमें से ये हमारा जो एग्जाम्पल वो लिया गया। द कौरवास वेयर द सन्स ऑफ धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र के लड़कों को कौरव कहा जाता था, एंड पांडव जो थे वो उनके कजिन थे। सिंस धृतराष्ट्र वॉज ब्लाइंड, धृतराष्ट्र क्योंकि अंधे थे इसीलिए उनके भाई को गद्दी पर बिठाया गया, बट भाई की आकस्मिक मौत के बाद धृतराष्ट्र खुद गद्दी पर बैठते। हाउएवर आफ्टर द प्रीमेच्योर डेथ ऑफ पांडु, धृतराष्ट्र बिकेम किंग एंड एज द रॉयल प्रिंसेस वर स्टिल वेरी यंग। कि पांडु की आकस्मिक डेथ के बाद धृतराष्ट्र को राजा बनाया जाता, चूंकि बहुत जो राजकुमार थे वो यंग ही थे। एज द प्रिंसेस ग्रू अप टुगेदर द सिटीजन्स ऑफ हस्तिनापुर बिगेन टू एक्सप्रेस देयर प्रेफरेंस फॉर द पांडवास। की जैसे जैसे राजकुमार बड़े होते हैं, कुरु राजकुमार और पांडव राजकुमार दोनों, पांडु के पुत्र भी और धृतराष्ट्र के पुत्र भी, तो हस्तिनापुर की जनता ने पांडवों को लाइक करना शुरू किया। वो कौरवों के ऊपर तरजीह देते थे पांडवों को। दिस मेड दुर्योधना द एल्डेस्ट ऑफ कौरवा जेलस। वो उनको अच्छा नहीं लगा, दुर्योधन को ये चीज़ जलाती थी। एंड वो अपने फादर के पास जाते हैं एक दिन एंड कहते हैं यू योरसेल्फ डिड नॉट रिसीव द थ्रोन। कि आपने खुद ये गद्दी प्राप्त नहीं की, ये गद्दी आपको खैरात में मिली है क्योंकि आपका जो छोटा भाई है वो मर गया आकस्मिक, मतलब उसकी एक्सीडेंटल डेथ हो गई थी। लेकिन अब क्या होगा अगर हम लोग पांडव को गद्दी देते हैं, इफ द पांडवास रिसीव द पैट्रीमोनी फॉर पांडु हिज सन विल श्योरली इनहेरिट इट इन टर्न। कि अगर हम लोग पांडवों को गद्दी देते हैं तो फिर उनका लड़का गद्दी पे बैठेगा, फिर उनका लड़का, ऐसे करते हमारा जो कुल है वो पूरी तरीके से साइडलाइन कर दिया जाएगा। सो वी आवरसेल्फ विथ आवर सन शैल बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम द रॉयल सेक्शन एंड बिकम स्लाइट रिगार्ड इन द आइज ऑफ दिस वर्ल्ड लॉर्ड ऑफ द अर्थ। की आप कुछ करें, इस चीज को कंसिडरेशन मिले। ये हमारा सोर्स है। अब इस सोर्स से रिलेटेड क्वेश्चन, हु हैज बीन रेफर्ड एज द कौरवा इन दिस एक्सेप्ट। कौरव नाम से किन्हें रेफर किया गया है? पांडु के बेटों को, धृतराष्ट्र के लड़कों को, द्रुपद के लड़के को। तो वी हैव सीन द धृतराष्ट्र, द सन ऑफ धृतराष्ट्र वेयर कंसिडर्ड एज कौरव। सो आंसर विल बी ऑप्शन बी। देन हु वाज द एल्डेस्ट कौरव। जितने भी लड़के थे धृतराष्ट्र के, उनमें सबसे बड़ा कौन था? युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, दुर्योधन। तो युधिष्ठिर, अर्जुन और भीम ये तीनों ही हमारे पांडव हैं, एंड एकमात्र कौरव यहाँ पे बच जाता है दुर्योधन, एंड ही वाज ऑब्वियसली द एल्डेस्ट अमंग ऑल द कौरवास। तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। देन विच थीम इज बीइंग हाईलाइटेड हियर इन दिस एक्सेप्ट। कि इस एक्सेप्ट में किस थीम को हाईलाइट किया जा रहा है, किस चीज को मेन मुद्दा बनाया जा रहा है? जेलसी बिटवीन ब्रदर्स, की दो भाइयों के बीच या बहुत सारे भाइयों के बीच जेलसी है। देन पॉलिटिक्स ऑफ अंपायर, एक साम्राज्य के अंदर की राजनीति। डिस्प्यूट्स ओवर सक्सेशन या नन ऑफ द एबव, की सक्सेशन के ऊपर, उत्तराधिकार के ऊपर डिस्प्यूट्स है या कोई और मुद्दे के ऊपर इस थीम को लिखा गया है, या ये थीम किसी और मुद्दे को हाईलाइट कर रहा है। तो ये आप सीन यहाँ पे मुद्दा क्या है, दुर्योधन क्यों जेलस है युधिष्ठिर से या पांडवों से? क्योंकि उनको पता है कि अगर इनको गद्दी मिलेगी तो सिंस दे आर मोर लाइक्ड बाय द पीपल ऑफ हस्तिनापुर, तो इनके बाद इनका ही लड़का गद्दी पे बैठेगा, फिर उनका लड़का गद्दी पे बैठेगा। इस तरीके से हमारा जो पत्ता है वो रॉयल पैट्रोनेज से कट जाना है। सो द थीम इज हेयर अबाउट डिस्प्यूट्स ऑफ सक्सेशन। सक्सेशन के ऊपर जो डिस्प्यूट था, उत्तराधिकार को लेके जो लड़ाइयाँ थी, जो मतभेद थे, उसको यहाँ पे हाईलाइट किया गया है। इसीलिए दुर्योधन जाते हैं धृतराष्ट्र के कक्ष में एंड कहते हैं कि आप जागें, अगर आप अभी नहीं जागेंगे तो हमें साइडलाइन कर दिया जाएगा, आपकी नस्लें तबाह हो जाएंगी। Then why the citizens of हस्तिनापुर preferred पांडवास ओवर कौरवास? कि हस्तिनापुर की जनता क्यों पांडवों को ज़्यादा तरजीह देती थी, ज़्यादा प्रेफरेंस देती थी, ज़्यादा महत्वता देती थी एज कम्पेयर टू कौरवा? क्योंकि पांडव गुड लुकिंग थे, क्योंकि पांडव ब्रेव बहादुर थे, क्योंकि पांडव बहुत वर्चुअस थे, बहुत साधु टाइप थे, पुण्य कमाने वाले थे, प्योर थे। तो वी हैव सीन कि ऐसी कोई रीजन नहीं है कि पांडवास वेर गुड लुकिंग, कि पांडवा सुंदर दिखते थे इसीलिए लोग उनको लाइक करते थे। पांडव्स वेर ब्रेव एंड वर्चुअस, वो बहादुर भी थे एंड बहुत वर्चुअस भी थे, हमेशा जस्टिस करते थे, हमेशा सच बोलते थे। सो ऑब्वियसली बी एंड सी विल बी द आंसर। तो हमारा जो ऑप्शन डी है वो अप्रोप्रिएट है, बोथ बी एंड सी को यहाँ पे कलेक्टिवली इंसर्ट किया गया। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू वी मीन बाय द टर्म पैट्रिमोनी? पैट्रिमोनी टर्म को अभी हमने पीछे सोर्स में डिस्कस किया है। इसका मतलब क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रॉयल वेल्थ, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पैटर्नल रिसोर्सेज, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ किंगडम या नन ऑफ द एबव। तो हमने देखा था कि पैट्रिमोनी मतलब क्या होता है, जो पुश्तनी जायदाद है, रिसोर्सेज संसाधन है, उनको बांटना। उसी में रॉयल वेल्थ भी आ जाता है, उसी में किंगडम भी आ जाता है, बट द ब्रॉड पिक्चर इज पैटर्नल रिसोर्सेज। सो ऑप्शन बी इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट। अगर मैं एक राजा हूँ तो मेरे लिए रॉयल वेल्थ डिस्ट्रीब्यूट करना, एक किंगडम को डिस्ट्रीब्यूट करना इज लाइक पैट्रिमोनी। अगर मैं एक छोटा सा व्यापारी हूँ तो मेरे लिए जितनी भी प्रॉपर्टी है उसको डिस्ट्रीब्यूट करना इज लाइक
लाइक पैट्रीमोनी, एंड डिस्ट्रीब्यूट बेटों के बीच भी मैं कर सकता हूँ, बेटियों के बीच भी कर सकता हूँ। पैट्रीमोनी में ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं डाला गया। हु वॉज द एल्डेस्ट पांडवा अमंग द फॉलोइंग, कौन सबसे बड़े पांडव थे इन चारों ऑप्शंस में से, जो भी ऑप्शन आपके सामने दिए गए उनमें, भीम, अर्जुन, युधिष्ठिर या दुर्योधन। युधिष्ठिर वॉज द एल्डेस्ट पांडवा एंड नॉट ओनली एल्डेस्ट पांडवा, बल्कि ये सारे ही भाइयों में सबसे बड़े थे। कौरवों में भी सबसे बड़े युधिष्ठिर ही थे, दुर्योधन से बहुत बड़े थे ये। सो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। सो नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट सोर्स दैट वी हैव। ये जो सोर्स है ये आपका मनुस्मृति से लिया गया है। दिस सोर्स हैज बीन टेकन फ्रॉम मनुस्मृति। हियर द फर्स्ट, फोर्थ एंड फिफ्थ एंड सिक्स्थ फॉर्म्स ऑफ मैरिज फ्रॉम मनुस्मृति इज डिस्कस्ड। पहले फॉर्म में क्या बताया जा रहा है, द गिफ्ट ऑफ ए डाउटर आफ्टर ड्रेसिंग हर इन कॉस्टली क्लॉथ, मतलब क्या क्या किया जाता है, तो कन्यादान किया जाता है। गिफ्ट ऑफ द डॉटर मतलब कन्यादान करना। आफ्टर ड्रेसिंग हर इन द कॉस्टली क्लॉथ, महंगे कपड़े में उसको पहना के, ज्वेलरी वगैरह उनको गिफ्ट करके। एंड किन के साथ उनका ब्याह किया जाता है, तो फ्रॉम टू अ लर्नड मैन, जो एक स्कॉलर होता है, जो पढ़े लिखे लोग होते हैं, जिनको उनके जो फादर है वो खुद खोजते हैं। देन चौथा जो फॉर्म ऑफ मैरिज है उसमें क्या किया जाता है, द गिफ्ट ऑफ द डॉटर बाय द फादर आफ्टर ही हैज एड्रेस्ड द कपल विद द टेक्स्ट। वो अगेन इसमें भी गिफ्ट ऑफ द डॉटर, कन्यादान का कॉन्सेप्ट है। कन्यादान का जो कॉन्सेप्ट है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता था। एंशिएंट सिस्टम से गोत्र सिस्टम का कॉन्सेप्ट आया है, एंड पोस्ट प्यूबर्टी मैरिज को धर्मशास्त्रों में कहा गया कि ये रिस्ट्रिक्टेड है, ये प्रोहिबिटेड कर दिए गए हैं। तब से कन्यादान वॉज ट्रीटेड एज रिस्पॉन्सिबिलिटी की हमें जल्दी से जल्दी, चूंकि प्यूबर्टी एक बार अटेन कर लिया तब इसकी शादी की उम्र नहीं रहेगी, एंड लेटेस्ट इसके टीज खत्म होने तक ब्याह कर देना है इनका। उस कारण से जो लड़की की शादी है वो एक पिता के लिए एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनने लगी थी। सो दैट वाज द सिनेरियो। द गिफ्ट ऑफ द डॉटर बाय द फादर आफ्टर ही हैज एड्रेस्ड द कपल विद द टेक्स्ट, वो क्या कहते हैं, मे बोथ ऑफ यू परफॉर्म योर ड्यूटीज टुगेदर, दोनों ही साथ में अपना जो भी धर्म है वो निभाएं, एंड हैव शोन द ऑनर टू द ब्राइड ग्रूम, वो फिर आशीर्वाद देते हैं। पांचवा जो फॉर्म है, व्हेन द ब्राइड ग्रूम रिसीव मेडेड, जो पुरुष है वो मतलब धन बहुत ज़्यादा पैसे देके एक औरत अपने लिए सिक्योर करता है, लाइक इट इज़ काइंड ऑफ अ इम्परफेक्ट मैच। सिक्स्थ, वॉलेंटरी यूनियन, मतलब एक गंधर्व विवाह, काइंड ऑफ लव मैरिज, जो कि आज के टाइम में एग्जिस्ट करता है, तो उसको उस ज़माने में गंधर्व विवाह कहते थे। जब दोनों कपल राजी हैं एंड जब परिवार वाले राजी नहीं है तब जो वो लोग शादी करते थे, दैट इज बीइंग डिस्कस्ड एज द सिक्स्थ फॉर्म ऑफ मैरिज। अब आपके सामने सवाल है इन इस सोर्स से रिलेटेड, हाउ मेनी फॉर्म्स ऑफ मैरिज हैव बीन प्रिस्क्राइब्ड बाय द मनुस्मृति। मनुस्मृति में यहाँ पे जो 4 प्रकार के मैरिज यहाँ पे बताए गए हैं, पहला, चौथा, पांचवा, छठा, आपको बताने कि टोटल कितने प्रकार के मैरिज मनुस्मृति के अनुसार प्रिस्क्राइब करे गए हैं, बताए गए हैं। 7, 8, 9 या 6, टोटल 7 मैरिज, 8 प्रकार के मैरिज मतलब शादियाँ, या 9 प्रकार की शादियाँ, या 6 प्रकार की शादियाँ। तो हमने देखा है कि मनुस्मृति में 8 प्रकार की शादियाँ, यहाँ से कॉन्सेप्ट निकला था ना अष्ट विवाह का, एंड वी हैव ऑल्सो मेड अ वीडियो ऑन द अष्ट विवाह, तो आप अष्ट विवाह को भी जाके देख सकते हैं। देन सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी। देन इन विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेजेस मनुस्मृति वॉज कंपाइल्ड बिटवीन 200 BC to 200 C। ये जो मनुस्मृति है, जो ये 400-500 सालों तक कंपाइल की जाती है, 200 BC से लेकर 200 C तक, वो किस लैंग्वेज में करी गई थी? विच ऑफ द लैंग्वेज वॉज बीइंग यूज्ड टू कंपाइल इट? पाली, संस्कृत, प्राकृत या तमिल? क्या पाली में या प्राकृत में या संस्कृत में या तमिल में? तो वी हैव सीन कि ये जितने भी टेक्स्ट 600 BC के बाद कंपाइल किए जा रहा है ना, मोस्ट ऑफ द टेक्स्ट आर इन संस्कृत। तो ये जो मनुस्मृति है वो संस्कृत में कंपाइल की गई है। महाभारत भी संस्कृत में कंपाइल की गई थी। नाउ इन द गिवन एग्जर्प्ट विच फॉर्म द मैरिज आर कंसिडर्ड लेजिटिमेट बाय मनुस्मृति। मनुस्मृति के अनुसार इस एग्जर्प्ट में जितने भी फॉर्म ऑफ मैरिज को डिस्कस किया गया, पहला, चौथा, पांचवा और छठा, इसमें से कितने फॉर्म ऑफ मैरिज लेजिटिमेट है, यानी कि वैध माने गए? क्या केवल पहले फॉर्म ऑफ मैरिज को वैध माना गया मनुस्मृति के अकॉर्डिंग? क्या पहला और छठा दोनों ही फॉर्म ऑफ मैरिज को लीगल माना गया है? केवल चौथे को लीगल माना गया है, या पहले चौथे दोनों को लीगल माना गया है? तो अकॉर्डिंग टू द अष्ट विवाह, जो कि हमने उस वीडियो में डिस्कस किया है, जिसका जिक्र हमने अभी भी किया है, उसमें हमने देखा था कि पहले से लेके फर्स्ट टू फोर्थ जितने भी मैरिज फॉर्म थे सबको लीगल माना गया था। देन फोर्थ टू एट्थ जितने भी मैरिज फॉर्म थे सबको इलेजिटिमेट माना गया था। तो पहले के 4 फॉर्म्स ऑफ मैरिज वे लेजिटिमेट, एंड लास्ट के 4 फॉर्म्स ऑफ मैरिज वे इलेजिटिमेट। सो आंसर विल बी ऑप्शन डी। पहला और चौथा जो फॉर्म ऑफ मैरिज है वो लेजिटिमेट माना गया है, वैध माना गया है, एंड बाकी 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, एंड इसमें 5वें 6ठे का जिक्र है, तो दोनों ही आपका इलेजिटिमेट थे। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश रूलर्स मैरिड द वुमेन ऑफ सेम गोत्र। चूंकि हम लोग शादी की बात कर रहे हैं, गोत्र की बात कर रहे हैं, कन्यादान की बात कर रहे हैं, तो इससे रिलेटेड एक सवाल कि किस, ये एक इनडायरेक्ट सवाल है, इसी सोर्स में से एक इनडायरेक्ट सवाल कैसे पूछा जा सकता है, किस अंपायर के रूलर्स ने एक ही जिस गोत्र की वो थे उन्हीं गोत्र की महिलाओं के साथ ब्याह रचाया था? सतवाहना, कुषाण, शक या मौर्य? तो वी ऑल नो कि इंडोगैमी इन टर्म्स ऑफ गोत्र
अगर हम एक कास्ट में इंडोगैमी की बात करें, इंडोगैमी को अलग अलग यूनिट पे हम लोग मापते हैं। एक कम्युनिटी मतलब जैसे ह्यूमंस एक कम्युनिटी होगी, निषाद एक कम्युनिटी होगी, राक्षस एक कम्युनिटी होगी, जो पूरे के पूरे मलिक एक कम्युनिटी होगी। तो एक कम्युनिटी की अगर बात करें तो इंडोगैमी मतलब अपनी ही कम्युनिटी में शादी करना। अगर एक ब्राह्मण अगर मलेच्छ की लड़की से शादी कर रहा है या वैसे वर्षा, तो वो इंटर कम्युनिटी मैरिज मानी जाएगी। एंड एक गोत्र में शादी करना मतलब इंडोगैमी। अगर हम लोग यूनिट माने गोत्र को, तो एक गोत्र में शादी करना विल बी इंडोगैमी। तो इंडोगैमी वॉज प्रोहिबिटेड बाय द धर्मशास्त्र। इंडोगैमी नहीं करना था लोगों को, लेकिन सतवाहना अंपायर के रूलर्स फिर भी नहीं मानते हैं, वो इंडोगैमी करते हैं। जिस गोत्र के खुद थे उसी गोत्र की महिलाओं से वो शादी भी करते हैं। विच काइंड ऑफ मैरिज वॉज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड बाय धर्मशास्त्र। धर्मशास्त्र में किस प्रकार की शादी को, किस प्रकार के विवाह को स्ट्रिक्टली प्रोहिबिट किया गया था, मना किया गया था इस शादी को करने से। पॉलीगैमी, एक पुरुष बहुत प्रकार के बहुत ज्यादा वाइफ रखे, उसको हम लोग पॉलीगैमी कहते हैं। पॉलीएंड्री मतलब प्रैक्टिस ऑफ हैविंग सेवरल हस्बैंड, कि एक महिला के बहुपति है, बहुपति मतलब बहुत सारे पति हैं। देन मैरिंग इन द सेम गोत्र, की एक ही गोत्र में शादी करना, जिस गोत्र के पुरुष है उसी गोत्र की महिला है, जिस गोत्र की महिला है उसी गोत्र का पुरुष है। या ऑल ऑफ द अबव, के ऊपर के तीनों जितने भी फॉर्म्स ऑफ मैरिज है सबको यहाँ पे प्रोहिबिट किया गया था। धर्मशास्त्र में पॉलीएंड्री नहीं पॉलीगैमी, इन दोनों में से किसी को भी प्रोहिबिट नहीं करा गया है। इन दोनों को लेकर लोगों के अपने सब्जेक्टिव व्यूज होते थे। कहीं कहीं पे पॉलीगैमी बहुत ज्यादा प्रचलित थी, कहीं कहीं पे पॉलीएंड्री बहुत ज्यादा प्रचलित थी, बट नन ऑफ द फॉर्म ऑफ मैरिज वाज प्रोहिबिटेड बाय धर्मशास्त्र। लेकिन एक ही गोत्र में ब्याह करना दैट वाज प्रोहिबिटेड इन द धर्मशास्त्र, की ये करने से मनाही करी गई थी। इसलिए तो सतवाहनास को रिब्यूक करते हैं ब्राह्मणास की, आप गलत चीजें कर रहे हैं, एक गोत्र में शादी नहीं करनी है आपको। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग मनुस्मृति इज डेफिनेटली करेक्ट। मनुस्मृति से रिगार्डिंग यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट एकदम सही है? इट इज अ लीगल टेक्स्ट विच वॉज कंपाइल्ड टू स्पेशली गाइड द किंग्स, की ये एक लीगल टेक्स्ट है जिसको कंपाइल इसलिए करा गया था ताकि राजाओं को गाइड किया जा सके। देन इट वॉज कंपाइल्ड बिटवीन 200 BC टू 200 C इन पाली। पाली में इसे 200 BC से लेकर 200 C के बीच कंपाइल किया गया था। इट्स वर्सेस हैव बीन कंपाइल्ड बाय क्षत्रिय किंग्स, की इसको कंपाइल किन्होंने करा तो बड़े बड़े जो क्षत्रिय राजाओं थे उनके मेहनत से ये चीज कंपाइल करी गई है। या नन ऑफ द अबव, अगर तीनों ही स्टेटमेंट इनकरेक्ट है देन योर आंसर विल बी ऑप्शन डी। अब आपको सही जवाब चुनना है। It is a legal text which was compiled to specially guide the kings. It was compiled between 200 BC to 200 C. ये इस पीरियड के दौरान कंपाइल तो किया गया था बट संस्कृत में करा गया था ना कि पाली में, तो ये गलत हो गया। Its verses have been compiled by Brahmanas, not the क्षत्रिय kings, तो ये भी हमारा गलत हो गया क्योंकि ब्राह्मणों ने किया कंपाइल। एंड फिर अगर ए को देखें तो ए भी हमारा गलत है क्योंकि एक लीगल टेक्स्ट जरूर है बट इट वाज नॉट कंपाइल्ड स्पेशली टू गाइड द किंग्स। ये पूरे ही जनरेशन, चाहे किसी भी कम्युनिटी से बिलोंग करते हो, किसी भी ऑक्यूपेशन से बिलोंग करते हो, सबके लिए इसमें नॉर्म्स एंड रेगुलेशंस थे। तो तीनों ही स्टेटमेंट हमारे गलत है। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर, नन ऑफ द अबव। अब आगे बढ़ते हैं, अगले सोर्स को अप्रोच करते हैं। रीड द फॉलोइंग सोर्सेज केयरफुली एंड आंसर द गिवन क्वेश्चंस। द महाभारत डिस्क्राइब हाउ व्हेन वॉर बिटवीन कौरवास एंड पांडवास ऑलमोस्ट इनएविटेबल, जब ये लड़ाई है वो अब इनएविटेबल हो चुकी थी, जिसको टाला नहीं जा सकता, तो गांधारी एक बार आखिरी बार जाके अपने बेटे को समझाने की कोशिश करती हैं, जिनका नाम था दुर्योधन। बाय मेकिंग पीस यू ऑनर योर फादर एंड मी, वो दुर्योधन को कहती है कि तुम अगर शांति वार्ता कर लो अपने भाइयों से, पांडवों से, तो तुम मेरी भी इज्जत करोगे, मेरा भी मान रखोगे एंड अपने पापा का मतलब दुर्योधन का भी, धृतराष्ट्र का भी मान रखोगे, एज वेल एज योर वेल विशर्स, जो तुम्हारे शुभचिंतक है उनका भी मान रखोगे। इट इज अ वाइज मैन इन कंट्रोल ऑफ हिज सेंसेस हु गार्ड हिज किंगडम, कि एक किंगडम को वही आदमी गार्ड कर सकता है, प्रोटेक्ट कर सकता है, रूल कर सकता है जिसकी इंद्रियां उसके वश में हो, जिसके सेंसेस उसके वश में हो। ग्रीड एंड एंगर ड्रैग अ मैन अवे फ्रॉम हिज प्रॉफिट्स बाय डिफीटिंग दोस टू एनिमीज। ए किंग कॉन्कर्स द अर्थ, कि एक राजा को चाहिए कि जो लालच है और जो गुस्सा है, जो तामस है, उसे अपने अंदर कंट्रोल करके रखे एंड उसे हराए, तभी वो पूरे अर्थ को कॉन्कर कर सकता है। यू विल हैप्पीली एंजॉय द अर्थ माय सन अलॉन्ग विद द वाइज एंड हेरोइक पांडवास, कि तुम अपने भाई हो पांडवों के साथ बहुत बढ़िया से एंजॉय करोगे, बहुत अच्छे से रूल करोगे। देयर इज नो गुड इन वॉर, नो लॉ एंड प्रॉफिट, लेट अलोन हैप्पीनेस, की वॉर में कोई धर्म नहीं होता, कोई प्रॉफिट, कोई मुनाफा नहीं होता, खुशियां तो दूर की बात है, एंड किसी को भी विक्ट्री प्राप्त नहीं होती। अगर आप ये सोच रहे कि आप विक्टोरियस होके विक्टोरी से मर्ज हो जाएंगे तो आपका भी बहुत नुकसान होने वाला है, तो कोई इसमें से यहाँ फायदा उठा के नहीं ले जाएगा इस लड़ाई से। तो आप अपना जो दिमाग है वो वॉर की तरह ना लगाएं, ये एक अपील कर रही है गांधारी अपने लड़के से। सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द एपिक ऑफ महाभारत हाउ वाज गांधारी रिलेटेड टू पांडवा, की गांधारी कैसे पांडवों से संबंधित थी, क्या संबंध था इन दोनों के बीच, क्या वो उनकी माता थी, क्या सौतेली माँ थी, क्या ग्रैंड मदर दादी थी, या अंट यानी कि अंटी थी।
तो वी ऑल नो कि गांधारी जो है वो कौरवों की माता थी, एंड कौरव्स वेर द कजन ऑफ पांडवास। तो इस हिसाब से गांधारी अंट लगती है, मतलब उनकी चाची लगती है पांडवों की। देन अकॉर्डिंग टू गांधारी, हु इज एबल टू प्रोटेक्ट हिज किंगडम, की कौन अपने किंगडम को अच्छे से प्रोटेक्ट कर सकता है। पहला, द वन हु इज वेरी ब्रेव, जो बहुत बहादुर है, जो बहुत ज़्यादा समझदार इंटेलेक्चुअल है, बहुत ज़्यादा प्रबुद्ध है। एंड द वन हु हैज़ कंट्रोल ओवर हिज सेंसेस, जिसका अपने इंद्रियों के ऊपर वश है। ये नन ऑफ द अबव, किसी गांधारी ने शायद कोई और ट्रेड बताया होगा जो अपने किंगडम को प्रोटेक्ट कर सकता है। देन आपको ऑप्शन डी सेलेक्ट करना है। बट गांधारी यहाँ पे बताया है कि एक किंगडम को वही आदमी प्रोटेक्ट कर सकता है जो बुद्धिमान है एंड जिसकी इंद्रियां, जिसके सेंसेस उसके कंट्रोल में हो, तब वो अपने ग्रीड को, अपने एंगर को, अपने लस्ट को अपने अंदर कंट्रोल करके रख पाता है। सो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर दिस एक्सर्प्ट बाय डिफीटिंग विच टू एनिमीज अ किंग कैन कॉन्कर अर्थ, कि गांधारी ने किन दो एनिमीज के बारे में बताया कि अगर आप इन दोनों को हरा दो तो कोई भी राजा पूरी धरती को रूल कर सकता है। पहला स्नेक एंड लायन, कि आप सांपों और शेरों को अगर हरा सकते हैं तो आप पूरी धरती को रूल कर पाएंगे। द लस्ट एंड ग्रीड, ग्रीड एंड मर्सी, एंड ग्रीड एंड एंगर। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन अप्रोप्रिएट है? आपको सही जवाब चैट बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों ही जगह पे बताना है। स्नेक एंड लायन की यहाँ पे कोई चर्चा नहीं करी गई है। लस्ट एंड ग्रीड, ये दोनों बहुत ज़्यादा दुश्मन हैं एक किसी पुरुष के, बट लस्ट की यहाँ पे लस्ट की बात नहीं करी गई, नहीं मर्सी की बात स्पेसिफिकली करी गई। यहाँ पे ग्रीड और एंगर दो ऐसे ह्यूमन क्वालिटीज़ के बारे में बताया गया है जिनको गांधारी कहते हैं कि ये बहुत बड़े दुश्मन हैं किसी भी आदमी के, किसी भी व्यक्ति के। तो आदमी को क्या करना चाहिए? वॉट शुड अ मैन और अ वुमन डू? उनको अपने इन दो क्वालिटीज़ को कंट्रोल में रखना चाहिए एंड इनके ऊपर विजय प्राप्त करनी चाहिए, इनको हराना चाहिए, डिफीट करना चाहिए। सो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। Then in the context of the passage, why Gandhari is resisting her son from getting into the war? क्यों गांधारी अपने लड़के को लड़ाई करने से रोक रही है? पहला, क्योंकि उनको डर लगता था कि उनका बेटा कहीं मारा जाएगा। शी नोज हर सन आर नॉट ब्रेव, कि उनके लड़के उतने ज़्यादा ब्रेव, बहादुर नहीं है। शी नोज दैट नीदर पांडवा और कौरवा विल बी बेनिफिटेड फ्रॉम वॉर एट द एंड, कि किसी को भी बेनिफिट नहीं होने वाला, ना तो पांडवों को ना ही कौरवों को। शी अंडरस्टूड पावर ऑफ कृष्णा, कि वो कृष्ण के पावर को जानती थी कि पांडव के साथ अगर वो है तो कुछ भी हो सकता है। तो अकॉर्डिंग टू दिस पैसेज, गांधारी इस चीज़ को समझाने की कोशिश कर रही है अपने लड़के को कि देखो, जो भी चीज़ है, तुम भी बहादुर हो, वो भी बहादुर है, सब बहादुर हैं, बट लड़ाई से किसी का कभी भी भला नहीं हुआ है, ना ही पांडवों को, ना ही कौरवों को, किसी को यहाँ से बेनिफिट या प्रॉफिट नहीं होने वाला है। सो डोंट सेट योर माइंड ऑन द वॉर। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। हु वाज द हस्बैंड ऑफ गांधारी? गांधारी के हस्बैंड कौन थे? जो गांधारी के हस्बैंड होंगे वही दुर्योधन के भी फादर होंगे। सो हु वाज द हस्बैंड ऑफ गांधारी? गांधारी के हस्बैंड हमारे धृतराष्ट्र थे। यही जन्मांध थे, मतलब जन्म से ही अंधे थे, इसीलिए गांधारी ने भी अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली थी। गांधारी वॉज अ क्वीन, सॉरी, गांधारी वॉज अ प्रिंसेस फ्रॉम गांधार रीजन। जो आप वो रीजन देखते हैं ना जिसकी राजधानी तक्षशिला थी, तो वो रीजन जो हमारा गांधार का आता है। सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ दिस वॉर? कि इस लड़ाई का अंत में क्या होता है? दुर्योधन इमर्ज्ड विक्टोरियस, के दुर्योधन इस लड़ाई को जीतते हैं। धृतराष्ट्र डाइड इन द बैटल, धृतराष्ट्र की लड़ाई में मौत हो जाती है। द साइड ऑफ दुर्योधन लॉस्ट द बैटल, के दुर्योधन के तब पक्ष की जो सेना है वो लड़ाई हारती है। नन ऑफ द अबव। तो वी ऑल नो कि महाभारत की लड़ाई में क्या हुआ था, कौरवों को हार का सामना करना पड़ा था। सो द साइड ऑफ दुर्योधन लॉस्ट द बैटल। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेक्स्ट सोर्स। ये जो सोर्स है ये अगेन महाभारत से रिलेटेड है। वंस द्रोण अ ब्राह्मण, एक ब्राह्मण थे जो कुरु प्रिंसेस यानी इंक्लूडिंग पांडवा एंड कौरवा, इन दोनों को आर्चरी सिखाते थे, वॉरफेयर सिखाते थे। उनके सामने एक एकलव्य नाम का निषाद बालक आता है एंड वो कहता है कि आप हमें भी सिखाएं, लेकिन द्रोण ने ये कहा कि हम तुम्हें नहीं सिखा सकते। एंड उसके बाद एकलव्य अपने वापस जंगल चला जाता है क्योंकि वह निषाद था। एंड फिर वो द्रोण का एक पुतला बनाता है मिट्टी से, आउट ऑफ द क्ले। एंड फिर उस क्ले की मूर्ति को द्रोण, सही का द्रोणाचार्य मान के वो प्रैक्टिस शुरू करता है, बिगेन टू प्रैक्टिस ऑन हिज ओन। एंड धीरे धीरे वो बहुत ज़्यादा स्किल्ड हो जाता है, एक्वायर्ड ग्रेट स्किल इन द आर्चरी। एंड एक दिन क्या होता है कि जो कुरु प्रिंसेस थे, मतलब इंक्लूडिंग कौरवा एंड द पांडवास, ये एक हंटिंग, शिकार के लिए गए थे। तो वहाँ पे उनके साथ एक कुत्ता भी था। वो कुत्ता उसी जंगल में, जिस जंगल में वो शिकार के लिए गए थे, उसी जंगल में एकलव्य भी प्रैक्टिस कर रहा था अपनी आर्चरी की। वो कुत्ता जब निषाद लड़के को देखता है, एंड निषाद कैसा कपड़ा पहनते थे, तो जो आपने हिरण की खाल वगैरह देखी है तो उस टाइप का कपड़ा वो लोग पहनते थे। उससे अट्रैक्ट होकर कुत्ता जाता है, वहाँ पे भौंकने लगता है। एकलव्य ने क्या किया, आर्चरी में उसको डिस्टर्बेंस हो रही थी, वो पीछे मुड़ता है एंड कुत्ते के
मुंह के अंदर 7 तीर मारता है, 7 एरोज इनटू इट्स माउथ। एंड सबसे ताज्जुब की बात यह है कि वो कुत्ता मरता नहीं, मतलब तीर इस स्पीड से लगा कि तीर उसके ज़बान में घुसा, उसके मुंह में घुसा, कुत्ते के मुंह में घुसा, बट उसको हार्म नहीं करता है, उसके मसलों को फाड़ा नहीं उसने। सो एकलव्य शॉट 7 एरोज इनटू द माउथ। एंड जब ये डॉग वापस पांडवों के पास जाता है, क्योंकि अब कुछ बोल नहीं सकता, लेकिन उसे हार्म भी नहीं पहुंचाया गया है, एक भी मसल उसके फाड़े नहीं गए, खून हल्का सा भी नहीं बहा। तो इस चीज़ को देख के पांडवात बहुत आश्चर्यचकित हो जाता है कि इतना कंट्रोल्ड आर्चर कौन हो सकता है आज के ज़माने में। फिर वो मिलने जाते हैं, देन जब वो देखते हैं तो दैट वाज एकलव्य। एंड एकलव्य से पूछा द्रोण ने कि तुमने किससे आर्चरी सीखी है, तो एकलव्य कहता है कि हमने आपसे ही आर्चरी सीखी है, यू आर माई गुरु। फिर द्रोण ने एक टाइम पे कहा था अर्जुन को कि आई विल मेक यू द बेस्ट आर्चर ऑफ दिस वर्ल्ड। तो ये वो देख रहे थे कि एकलव्य अगर ऐसे ही प्रैक्टिस जारी रखेगा तो वन डे और दी अदर वो अर्जुन को पीछे कर सकता है। तो इस चीज़ को लेके अर्जुन को थोड़ी सी जेलसी हुई एकलव्य से। एंड देन आफ्टर दैट द्रोण ने क्या किया, एकलव्य से उनका अंगूठा मांगा एज अ गुरु दक्षिणा, क्योंकि वो गुरु मानते थे एकलव्य द्रोण को। तो एकलव्य अपना अंगूठा काट के देते हैं। तो इससे क्या हुआ कि एकलव्य की जो परफेक्शन थी आर्चरी में वो धीरे धीरे लूज होती गई, बिकॉज ही डिड नॉट हैव हिज राइट थंब। अब इससे रिलेटेड आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें। एकलव्य बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग कम्युनिटी, की एकलव्य किस कम्युनिटी से बिलोंग करता था। पहला, क्या वो वैश्य था, निषाद था, स्वर्णकार था या चांडाल था। तो वो निषाद था। निषाद मतलब ऐसे लोग जो फॉरेस्ट में रहते हैं, मतलब जो हंटिंग करते हैं, गैदरिंग फूड गैदर वगैरह करते हैं, फॉरेस्ट के प्रोड्यूस पे अपना जीवन गुजारते हैं। सो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। देन व्हाई डिड द्रोणाचार्य डिनाइड टू टीच आर्चरी टू एकलव्य, की द्रोणाचार्य ने क्यों ये जो धनुर्विद्या है वो सिखाने से एकलव्य को मना किया। पहला ऑप्शन की ही डिड नॉट लाइक एकलव्य, उनको एकलव्य पसंद नहीं था, वो एकलव्य जैसे एवरेज स्टूडेंट को पढ़ाना नहीं चाहते थे। ही ओनली टाउट वॉरफेयर टू द क्षत्रिय, कि वे केवल वो क्षत्रिय प्रिंसेस को या क्षत्रिय को वॉरफेयर सिखा सकते थे। एंड एकलव्य वॉज फ्रॉम पुअर बैकग्राउंड, की एकलव्य गरीब घर से था, इसीलिए वो उसे आर्चरी नहीं सिखाते थे। तो ऐसा कुछ भी नहीं था कि द्रोण को एकलव्य पसंद नहीं था, या द्रोण ने देखा कि एकलव्य एक एवरेज स्टूडेंट है, या एकलव्य वॉज फ्रॉम पुअर बैकग्राउंड इसीलिए द्रोण ने उनको डिनाई किया। द्रोण ने इसलिए डिनाई किया क्योंकि वो केवल क्षत्रिय को वॉरफेयर सिखा सकते थे, क्योंकि धर्मशास्त्र में हर एक वर्ण के हिसाब से ऑक्यूपेशंस डिजाइग्नेट करे गए थे एंड उसको द्रोण वाज फॉलोइंग। तो एज पर द धर्मशास्त्र उसी ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर के हिसाब से क्वेश्चन है, हुज जॉब वाज इट टू लर्न द वॉरफेयर, के वॉरफेयर लर्न करना किसका जॉब था, वैश्य का, शूद्र का, निषाद का या क्षत्रिय का। वॉरफेयर मतलब लड़ाइयाँ, धनुर्विद्या या मल्लयुद्ध, जो भी आप सोच सकते हैं, रेसलिंग वगैरह, ये चीज़ें सिखाई किनको जाती थी, हुज जॉब वाज दैट, तो ये क्षत्रिय को सिखाई जाती थी। इसीलिए जो द्रोणाचार्य है उन्होंने एकलव्य को ये चीज़ें सिखाने से सीधे डिनाई कर दिया। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फेवरेट स्टूडेंट ऑफ द्रोणाचार्य, के द्रोणाचार्य के सबसे फेवरेट स्टूडेंट कौन थे, अर्जुन, कर्ण, भीम और नकुल। भीम, नकुल, अर्जुन ये तीनों तो पढ़ते भी हैं। कर्ण का ऐसा रेफरेंस है कि उन्होंने ज़्यादा दिनों तक द्रोणाचार्य से शिक्षा नहीं ग्रहण की थी, इन्होंने मना कर दिया था क्योंकि ये भी क्षत्रिय नहीं माने जाते थे। तो ऑब्वियसली कर्ण कैन नॉट बी द आंसर। भीम और नकुल को उतनी ज़्यादा आर्चरी नहीं आती थी, तो इसमें से जो सबसे अप्रोप्रिएट है हमारे पास आंसर, दैट इज अर्जुन। अर्जुन ही सबसे फेवरेट स्टूडेंट थे। यहाँ पे आपको जो इनकरेक्ट मैच है वो हमें आइडेंटिफाई करके आपको बताना है। वैश्य पैस्ट्रोलिज्म, निषाद हंटिंग, क्षत्रिय टीच स्क्रिप्चर्स, ब्राह्मणाज स्टडी स्क्रिप्चर्स। अकॉर्डिंग टू धर्मशास्त्र यहाँ पे एक तरफ हमने कम्युनिटी का नाम लिखा है, दूसरी तरफ उससे रिलेटेड ऑक्यूपेशन का। तो आप यहाँ पे देखिए किस कम्युनिटी के साथ जो ऑक्यूपेशन है वो मैच नहीं हो रहा, या रॉन्ग ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर हमने मैच कर दिया, तो उसको आप आइडेंटिफाई करके उस ऑप्शन को चैट बॉक्स में या कमेंट बॉक्स में बताएं। वैश्य के साथ पैस्टोरलिज्म मतलब पशुचारण, ये चीज़ें वैश्य की ड्यूटी थी, ट्रेड करना, पशुचारण करना, एग्रीकल्चर करना। निषाद हंटिंग किया करते थे, फूड गैदर किया करते थे, तो ये दोनों तो करेक्ट मैच है। जिन क्षत्रिय टीच स्क्रिप्चर्स, वो स्क्रिप्चर्स पढ़ सकते थे, बट टू टीच स्क्रिप्चर्स ओनली ब्राह्मणास वे ऑथराइज्ड, क्योंकि ब्राह्मणों को ये जिम्मा दिया गया था कि आप स्क्रिप्चर्स को पढ़े भी एंड पढ़ाए भी। बाकी क्षत्रिय और वैश्य वगैरह स्क्रिप्चर्स को पढ़ सकते थे, बट पढ़ाने का जो जिम्मा था वो ब्राह्मणों के से था। एंड डी में ब्राह्मणों के साथ स्टडी स्क्रिप्चर्स, तो ये सही है क्योंकि पढ़ेंगे नहीं तो पढ़ाएंगे कैसे। सो ऑप्शन सी इज हेयर इनकरेक्टली मैच्ड, एंड इसीलिए आपको यहाँ पे ऑप्शन सी को अपना आंसर चुनना है। देन व्हाई डिड द्रोणाचार्य डिमांड द थंब ऑफ एकलव्य, की द्रोणाचार्य क्यों डिमांड करते हैं एकलव्य से उसके अंगूठे की। ही डिड नॉट वांट हिम टू बिकम एन आर्चर, कि वो उन्हें एक आर्चर बनता देखना नहीं चाहते थे। ही वॉज सो ऑब्सेस्ड विथ हिज गुरुशिप, की वो अपने गुरुशिप से बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड थे कि मुझे गुरु दक्षिणा चाहिए ही चाहिए। सी ही डिड नॉट वांट एकलव्य टू सरपास अर्जुन इन आर्चरी, या नन ऑफ द एबव। वी ऑल नो द रीजन, कि वो ऐसा भी नहीं था कि एकलव्य को आर्चर नहीं देखना चाहते थे। ही वॉज सो इंटरेस्टेड इन सीइंग हिम ग्रो, बट उन्होंने अर्जुन के साथ एक प्रॉमिस किया था कि आई विल मेक यू द बेस्ट आर्चर ऑफ दिस वर्ल्ड, एंड
एंड वो देख रहे थे कि एकलव्य अगर ऐसे ही अपनी प्रैक्टिस जारी रखेगा तो एक दिन आएगा ऐसा जब वो अर्जुन को सरपास कर सकता है, एंड वो ऐसा नहीं चाहते थे। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट रीज़न बिहाइंड द डिमांड ऑफ थंब बाय द्रोणाचार्य, कि ये जो अंगूठा मांगा उन्होंने दाहिने हाथ का, वो इसलिए मांगा क्योंकि उनको पता था कि अगर एकलव्य ऐसे ही अपनी प्रैक्टिस जारी रखेगा तो वन डे और दी अदर ये अर्जुन को सरपास कर देगा। सो दैट वर सम सोर्सेज ऑफ चैप्टर 3। अब जो और भी सोर्सेज चैप्टर के बचा रहेगा उनको हम लोग अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि वीडियो की लेंथ हम लोग अब छोटी रखने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आप शुरू से लेकर अंत तक देख सकें। सो फॉर दैट स्टे ट्यून्ड, मेक श्योर दैट यू हिट द सब्सक्राइब बटन, एंड आपने अगर पीछे की वीडियोज़ को नहीं देखा है तो आप उनको भी देखें, एंड बेल आइकन को जरूर दबा लें, क्योंकि इसका जो नेक्स्ट पार्ट जब हम लोग रिलीज़ करेंगे तो आपके सामने नोटिफिकेशन आ जाए। एंड अभी ये बहुत सारे टिप्स वीडियोज़ भी रिलीज़ करने वाले हैं, हाउ टू डू क्विक रिविजन, हाउ टू मेक शॉर्ट नोट्स, हाउ टू रिमेंबर द नेम्स, हाउ टू रिमेंबर the dates, how to memorize events, how to remain productive, how to study when you do not want to feel like। तो ये सारी चीज़ों पे वीडियोस आएंगी, तो आप मेक श्योर कि सब्सक्राइब भी कर लें, अपने दोस्तों को भी रिकमेंड करें, एंड प्रेस द बेल आइकॉन टू गेट नोटिफिकेशंस। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।